आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे दहेज उत्पीड़न के मामले की, जिसमें पत्नी ने पति सहित उसके परिवार के लोगों को इस केस में पार्टी बना दिया और आरोप तमाम लगा दिए, जिसमें पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। महिला थाना एफआईआर दर्ज करती है और जिसमें सेक्शन लगाए जाते हैं 498A, 504, 34, साथ में दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3 और 4। अब जिस मामले में हमारा मानना यह होता है कि जिस मामले में अगर धारा 3 का प्रयोग किया जाता है तो ऐसी स्थिति में ऐसी एफआईआर का क्वैश होना हम मानते हैं कि लगभग 80% तक नामुमकिन लगता है, क्योंकि धारा 3 लगी है जो ये कहती है कि आपने दहेज लिया है, तो यहां पर दहेज लेने का सबूत है। इस कारण से पुलिस ने धारा 3 को रखा हुआ है। तो फिर जब सबूत है और दहेज लेने का आरोप है और दहेज की धारा लगी हुई है, तो ऐसी परिस्थिति में मुझे लगता है कि एफआईआर क्वैश नहीं होना चाहिए। लेकिन यहां पर कोर्ट ये कह रही है कि सामान्य सा केस है और इतनी बड़ी कार्रवाई और इसमें जो आरोप लगाए गए हैं, इन आरोपों के आधार पर तो केस आगे बढ़ा ही नहीं जा सकता। और कर्नाटक हाईकोर्ट इस मामले में एफआईआर क्वैश करते हुए 50 पेज का जजमेंट जारी कर देती है। अब 50 पेज के जजमेंट्स में से कुछ मुख्य अंश में आपको बताऊंगा कि इसमें क्या क्या हुआ, कौन कौन से आरोप थे, और कोर्ट ने उन आरोपों के आधार पर कहा कि इन आरोपों पर केस नहीं चल सकता, और कोर्ट ने कहा कि यह तो बेजा कानून का दुरुपयोग पत्नी ने किया है। तो कहीं आपके केस में तो ऐसे आरोप नहीं लगे हैं? अगर आपके केस में ऐसे आरोप लगे हैं तो अभी चेक कर लीजिए और इस जजमेंट की मदद से आप अपने केस को भी अभी के अभी क्वैश करवा लीजिए। आपका केस भी क्वैश हो सकता है, आप उसमें बरी हो सकते हैं इस जजमेंट के आधार पर। तो चलिए चलते हैं कर्नाटक हाईकोर्ट के उस जजमेंट की तरफ जो आता है 8 जनवरी 2026 को। लेटेस्ट जजमेंट है और इसमें जो दिशा निर्देश दिए हैं, यानी कि जो बताए गए हैं कि ये आरोप है, ये सामान्य आरोप है और इनके आधार पर केस नहीं आगे बढ़ सकता और एफआईआर क्वैश हो जाती है। चलिए शुरुआत करते हैं। दरअसल इस मामले में यह देखने को मिलता है कि दंपति के मध्य विवाह होता है 25 अगस्त 2017 को। 25 अगस्त 2017 को दंपति के मध्य विवाह होता है। शादी के बाद दंपति नौकरी के लिए अमेरिका चले जाते हैं और अमेरिका में नौकरी करते हैं, लेकिन 6 साल बाद पत्नी वापस लौटती है 2023 में। 2023 में पत्नी भारत आ जाती है। भारत आने के बाद 2024 में पत्नी महिला थाने में पति और ससुराल वालों के खिलाफ उत्पीड़न, दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज करवा देती है। और इस मामले में आरोप लगाया जाता है कि पति द्वारा घर के काम करने के लिए दबाव डाला जाता था। पहला आरोप पत्नी का, पत्नी आरोप लगा रही है कि घर के काम करने के लिए पति द्वारा दबाव डाला जाता था। अब ये पहली बार नहीं है, ऐसे आरोप हमने कई बार भी देखे हैं और कोर्ट ने एक बार तो ये भी कह दिया कि घर के काम करना, घर के काम करने के लिए कहना, घर के काम करने से आप नौकरानी नहीं कहलाती। आप ऐसा मत सोचिए कि हमको नौकरानी बना के रखा हुआ है, हम घर काम करें। कोर्ट ने यह कहा घर के काम करना आपकी ड्यूटी है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर आपको घर के काम नहीं करना था तो आपको अपने बायोडाटा में लिखना था कि हम घर के काम नहीं करेंगे। तो वो खैर अलग जजमेंट है। इसमें यह कहा, यह आरोप है कि पति घर के काम करने के लिए दबाव डालता था, खाना पकाने के लिए दबाव डालते थे, खाना बनाते थे तो कहते थे अच्छा नहीं बनता तुमसे, तो खाने की आलोचना करते थे, कपड़े पहनने पर रोक लगाते थे। भाई हम मॉडर्न कपड़े पहन रहे हैं तो ये मुझे आपत्ति दर्ज कराते थे, वैसे कपड़े नहीं पहनो, वैसे कपड़े नहीं पहनो। तो कपड़े पहनने पे पाबंदी, उस पर आपत्ति है इनको। मैं खाना बनाती हूँ तो बोलती अच्छा नहीं बना, नहीं बनाते हैं तो बोलती तुम बनाती नहीं हो। पत्नी के ये आमतौर पर इसमें आरोप थे। इन आरोपों के आधार पर पत्नी महिला थाने में शिकायत दर्ज करा देती है और महिला थाना एफआईआर लिख लेती है और इसमें पति सहित अन्य लोगों पर केस दर्ज हो जाता है, जिसमें आईपीसी की धारा 498A और साथ में 504 के अंतर्गत 504 और साथ में सेपरेट धारा 34 और इसके अलावा दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3 और 4 के अंतर्गत, यानी कि दहेज मांगते भी है और दहेज दिया भी है, उत्पीड़ित भी करते हैं और जानबूझ का अपमान करते हैं, धमकाते, डराते, प्रताड़ित करते हैं। ऐसे पत्नी के द्वारा आरोप लगाए गए। न्यायालय ने कहा कि इन आरोपों को सच मान में लिया जाए। अब कोर्ट कह रही है कि मान लो कि हम मान लें कि जो आप आरोप लगा रही हो हम सच मान लेते हैं, आप साबित कर दीजिए, हम सच मान लेते हैं कि आपका पति कहता है कि खाना बनाओ, घर के काम करो। खाना बनाने के बाद अगर ये प्रतिक्रिया आती है कि भाई आपने अच्छा खाना नहीं बनाया, अगर ये प्रतिक्रिया आती है आपने अच्छा खाना नहीं बनाया, या फिर जो आप कपड़े पहन रहे उस पर लोगों को आपत्ति है कि भाई ऐसे कपड़े मत पहनो, वैसे कपड़े मत पहनो, तो ये कोई 498A और 504 आईपीसी के अंतर्गत मामला नहीं बनता। ये बात यहां पर क्लियर कर दी कोर्ट ने। अब लेकिन दूसरा सवाल मेरा ये था जजमेंट के आधार पर इस केस में कि जब 3 और 4 डीपी एक्ट, दहेज निषेध अधिनियम 3 और 4 लगा है, तो क्या पुलिस ने कोई भी सबूत नहीं देखा
कि दहेज देने का सबूत क्या है जिसके आधार पर हम 3 लगाएं। तो यहीं पर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़ा हो जाता है कि चलो भाई, आपने 498A के अंतर्गत मामला दर्ज कर लिया, जो कि मेंटल क्रोलिटी आती है इसमें, तो आपने मेंटल क्रोलिटी मान के कर लिया, उसके आरोपों पे कर लिया, ठीक है, 5G और 4 भी लगा दिया, वो भी ठीक है, चलो भाई लग गया। लेकिन धारा 3 क्यों, जब दहेज देने का सबूत नहीं है? तो क्योंकि ये तो दहेज लेने और देने के लिए है, और जब तक सबूत नहीं तब तक इस धारा का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। चलो धारा 4 है, मान लेते हैं कि दहेज मांगते हैं, ऐसा आरोप लगाया, उत्पीड़न करते दहेज मांगने के लिए, आपने लगा दिया। इसका सबूत नहीं है, चलो मांगते होंगे घर में, बाहर नहीं है सबूत, लेकिन देने का कम से कम सबूत देखना चाहिए था। तो धारा 4 मेरे हिसाब से इस एफआईआर में नहीं होना चाहिए थी, जो कि इस केस को और ज्यादा कमजोर बनाती है। क्यों कमजोर बनाती है? इससे प्रतीत होता है कि पुलिस ने भी एक तरफा कार्रवाई की है या करवाई गई है। इसके अलावा एक और बात इसमें देखने को मिलती है कि पति आउट ऑफ कंट्री रह रहा था, अमेरिका में रह रहा था। तो पत्नी ने क्या किया कि उसके खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी करवा दिया, जिससे उसका जो पासपोर्ट है वो जब्त हो गया। अब उसे आने जाने में, यात्रा करने में दिक्कत हो गई। इतने सामान्य से मामले में पासपोर्ट जब्त करवा देना, उसके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी करवा देना, कर देना, पुलिस को करवा देना, कहीं ना कहीं अपने आप में दिखाई देता है कि कितनी दुर्भावनावश इस केस को आगे बढ़ाया गया। और कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस मामले में यही देखा कि पत्नी ने बेजा कानून का दुरुपयोग किया है, और इस कारण से इस मामले को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। और कर्नाटक हाईकोर्ट ने यह कहा इस मामले में कि न्यायालय ने यह कहा कि भले ही इन आरोपों को सच मान लिया जाए, यह वैवाहिक कलह की तस्वीर पेश करते हैं, लेकिन आईपीसी की धारा 498A के तहत परिकल्पित वैधानिक क्रूरता को दर्शाने में पूरी तरीके से विफल है, अतः मामला रद्द किया जाता है। और कोर्ट ने पति की क्रिमिनल पिटीशन को स्वीकार करते हुए, पति और उसके परिवार के जो लोग थे इस केस में, उनकी क्रिमिनल पिटीशन को स्वीकार करते हुए और इस केस को डिसमिस कर दिया, पत्नी की एफआईआर को रद्द कर दिया, क्वेश्चन कर दिया। जजमेंट आता है कर्नाटक हाईकोर्ट की बेंगलुरु बेंच से, और जिसका क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन नंबर है 7053 2024। 2024 में क्वेश्चन के लिए चले जाते हैं, 2024 में एफआईआर होती है, 2024 में क्वेश्चन के लिए जाते हैं। 2026 8 जनवरी 2026 को इसका रिजल्ट आता है, और रिजल्ट ये कहता है कि पति की क्रिमिनल रिवीजन स्वीकार की जाती है, और पत्नी की गई महिला थाने की एफआईआर को पूरी तरीके से क्वेश्चन कर दिया जाता है, रद्द किया जाता है, समाप्त किया जाता है। अब इस आधार पर पति का डिवोर्स का बेस भी बन गया। ये केस मात्र 2 साल में फिनिश्ड हो गया। अब यहाँ पर डिवोर्स का ग्राउंड भी बन गया, और पत्नी जॉब कर रही थी अमेरिका में, तो स्वाभाविक है, वेल क्वालिफाइड है, तो इस मामले में पत्नी को समझौता, एलिमनी और मेंटेनेंस भी ना मिले, ऐसा भी हो सकता है। तो मैं हूं किस जैन, आज के लिए इतना ही, नमस्कार।